गाइज गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। गाइज मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की चीजें लेके आता रहता हूँ। कुछ ना कुछ मेरे पास नया ही होता है आप लोगों के लिए। गाइज जैसा आपको पता है, अब आईटीआर का सीजन आ चुका है। हर कोई आईटीआर भरने की टेंशन में है। मैं आप लोगों को यहाँ एक सलाह दे देता हूँ, अगर आज आप ये मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे बिना स्किप किए, तो मेरी गारंटी कि आप आईटीआर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि हमें आईटीआर को कैसे फिलअप करना है। वो आईटीआर भरने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको किस प्रकार की डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर फॉर्म 16 नहीं है, 26AS फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये 26AS फॉर्म आपको दो जगह से मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है वो भी आपको 26AS फॉर्म को प्रोवाइड करता है। अगर मैं एसबीआई की बात करता हूं तो एसबीआई में अगर आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां से भी जाकर के 26AS फॉर्म को ले सकते हैं। अगर वहां पर अगर कोई बैंक वहां से प्रोवाइड ना कर पाए तो आप सीधा सीधा अपने पैन कार्ड से भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआर की साइट से जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जरूरी है कि इन दोनों में जो टैक्स कटा है उन दोनों का मिलान होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि फॉर्म 16 के अंदर आपका वो मिलान नहीं हो पाता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको आईटीआर दाखिल करना है वो सिर्फ और सिर्फ 26AS के मुताबिक ही आपने दाखिल करना है, क्योंकि 26AS ही एक ऐसा फॉर्म है जो कि सारी जानकारी उसके अंदर होती है। उसके अंदर आपके एम्प्लॉयर वाली तो होती है, साथ में जो बैंक टीडीएस काटता है वो सारी जानकारियां उसके ऊपर होती हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता कि बैंक आपका किस चीज में टीडीएस काट लेता है। इन चीजों की जानकारी आपको कंप्लीट रूप से 26AS फॉर्म के अंदर मिलती है। और अब बात आती है, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको उसमें दिखा सकते हैं। अगर आपने कहीं पर रेंट पे किया है तो वो रेंट दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो आज का मैं वीडियो समर्पित कर रहा हूं, ये मैं आज का वीडियो मैं उन डिफेंस फोर्सेस के जवानों को समर्पित कर रहा हूं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस करते हैं। क्योंकि उनकी जो हार्ड अर्न, ये मेहनत की जो कमाई है, वो बहुत खून पसीने की कमाई जो है, उसके लिए वो अपना ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। वो अपने टैक्स को ठीक तरीके से दाखिल नहीं कर पाते हैं और एजेंटों के चक्कर लगाते रहते हैं। स्पेशली आज का ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। कृपया करके वो जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, भारतीय सेना के हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, इसको शुरू से अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक स्किप की हुई जानकारी आपको गलत आईटीआर भरने की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें तो वो सारी चीजें आप सीख जाएंगे, क्योंकि जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो अलाउंसेस कहां पर आपको शो करना है, कौन कौन से फील्ड के अंदर शो करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। गाइज, एजेंटों के चक्कर में यहां पर आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। कोई एजेंट आपसे 5% मांगता है, कोई 10% मांगता है, कोई 15% मांगता है, उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी मेरे जवान भाई को लगता है कि मुझे भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं वीडियो के अंदर अपना फोन नंबर दे रहा हूं। मैं वादा करता हूं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आईटीआर भर के दूंगा। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर आपके वेलफेयर के लिए वीडियो बना रहा हूं तो गाइज मेरा भी फर्ज बनता है, आप दिन रात भारत माता की सेवा में लगे हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भर के दूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो गाइज करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन हमेशा की तरह एक थंब, लाइक, सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है और वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कर। गाइज आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। मैं आपको सबसे पहले यहाँ कुछ हिदायतें देना चाहूंगा कि आप इनकम टैक्स को क्लेम करने जा रहे हैं, यानी कि आप इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं, लेकिन उसको भरने से पहले आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। कि अगर आपको समय पर इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो ही चीज भरें जो कि आपको लागू है। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको वही चीजें बताऊंगा कि जो आपसे कंसर्न है। स्पेशली जो आज का वीडियो मैंने बनाया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए बनाया है। उनके जो जो भत्ते और उनको जो जो अलाउंसेस लागू हैं उसके बारे में ही मैं आज यहाँ पर बात करूंगा। अगर एक्स सर्विसमैन के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि उनके लिए क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, उनको कहाँ का फायदा मिल सकता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का जो वीडियो है ओनली फॉर आर्मड फोर्सेज के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए है।
तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में आपको इस सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्लैब में आ रहा हूं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 2.5 लाख तक इनकम वाले के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ पर उम्र का भी फर्क रखा गया हुआ है, यहाँ पर एज का भी डिफरेंस रखा गया है। अगर मान लो आप 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 3 लाख कमा रहे हैं तो आपको 60 साल से उम्र कम होने और 5% इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप 3 लाख 1 हजार से लेकर के 5 लाख की श्रेणी में आते तो 5%, ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए 5%, जो 60 साल से और 80 साल के बीच में और जो सुपर सिटीजन है उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। वैसे ही 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक कमाने वालों के लिए जो 60 साल से कम है 20%, और 60 से 80 साल वालों के लिए 20%, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी 20% यहाँ पर लागू होता है। अगर आप 10 लाख 1 रुपए से ऊपर कमा रहे हैं तो सबके लिए एक ही रेट रख दिया गया है, वो है आपका 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग टैक्स को क्लेम नहीं करना चाहते हैं, यानी कि इफ यू आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, किसको वो डिडक्शन नहीं करना है या एग्जम्पशन को नहीं लेना है, उनके लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। 2.5 लाख से 2.5 लाख तक यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, और 2.5 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक वालों के लिए यहाँ पर 5% है, और 5 लाख 1 से लेकर के 7.5 लाख वालों के लिए 10%, 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के लिए 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक के लिए 20%, और इससे ऊपर वालों के लिए 30% का यहाँ पर डिडक्शन है। तो यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया कि मैं किस स्लैब में आता हूँ, वो आपको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। आप उसी हिसाब से अपने ITR फॉर्म को चूज करें। बहुत से लोग जो है इनकम टैक्स भरते टाइम ये पता नहीं होता कि उनको ITR 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। एक्चुअल में जो ITR 1 है वो सैलरीड पर्सन के लिए है। अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है या और कहीं से उसके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उसको ITR 2 भरना पड़ेगा। मैं ITR 2 के बारे में भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन वो तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपना जो ITR 2 फाइल करें तो वो CA के थ्रू ही करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 87 अल्फा के अंदर जो लिमिट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मान लो आपकी ग्रोस सैलरी 6 लाख रुपए है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी ग्रोस सैलरी जो है 6 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, और 80C और 80D के तहत मिलने वाली जो छूट होगी वो 1.5 लाख रुपए होगी। यानी कि आप यहाँ पर 2 लाख रुपए के ऊपर अपना टैक्स बचा सकते हैं, और 4 लाख का आपको यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो वहां पर आपकी ग्रोस इनकम एनुअली जो मानी जाएगी वो 6 लाख रुपए कम से कम है, और जो आपको डिडक्शन मिलेगी वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। टोटल 2 लाख रुपए की वहां पर आपको छूट होगी, फिर भी आपको 4 लाख के ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा। मैं आज के इस वीडियो में ये बता दूं कि आप कहां पर अपना टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं या रिबेट ले सकते हैं, वो लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेक्शन 80C की। वहां पर आप 1.5 लाख से ज्यादा पर आप छूट नहीं ले सकते, यानी कि आप यहाँ पर जो सेविंग कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। अगर सेक्शन 80D में अगर आप लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तक की आपको यहाँ लिमिट दी गई है। सेक्शन 24B के तहत जो कि आप हाउस प्रॉपर्टी खुद की है या आपने किराए पे दी है या फिर आप उसको भविष्य में किराए पर देने वाले हैं, तो वहां पर आपको 2 लाख रुपए मैक्सिमम छूट मिल सकती है। अगर आपने होम लोन उठाया हुआ है तो भी ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं 87A की। 87A में आपको अधिकतम जो छूट मिल सकती है 12,500 रुपए की मिल सकती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि आपके फॉर्म 16 में पहले से ही माइनस कर दिया जाता है वो 50,000 रुपए है। सेक्शन 80E के तहत मिलने वाली छूट अभी यहाँ पर सैलरीड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 80CCD1B के तहत जो 50,000 रुपए, और सेक्शन 80GG के तहत 60,000 रुपए तक की आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं सेक्शन 80C के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी आप लोगों के पास जानकारियां आती हैं सबको पता है 80C के तहत हम किस किस चीज के ऊपर छूट ले सकते हैं। जैसे कि आपका फंड हो गया, आपने NPS में पैसा डाला है, आपने इंश्योरेंस लिया है या कोई पॉलिसी ली है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सब आपकी 80C के तहत आती है। उसके बारे में हर कोई जानता है, और वहां पर मैक्सिमम आपकी जो बचत होती है वो 1.5 लाख रुपए की होती है, चाहे आप फंड कटा ले चाहे पॉलिसी जमा कर ले। जो भी आपके पास बिक्री करने के लिए आते हैं पॉलिसी वगैरह, वो सब बोलते हैं कि आपको यहाँ पर छूट है, इसके अंदर 80C में छूट है। 80C में छूट तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन जो वहां पर लिमिट है वो मात्र और मात्र 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अब मैं यहाँ पर आपको 80D का डिडक्शन बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो अगर आपने जो सेक्शन 80D के तहत जो मिलने वाली छूट है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप और अपनी फैमिली के लिए लेते हैं तो 25,000 रुपए, और उसमें जो हेल्थ चेकअप का है वो आपको 5,000 रुपए, यानी कि
इसमें टोटल डिडक्शन आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए ही मिलेगा। खुद के लिए, फैमिली और पेरेंट्स के लिए अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 55,000 रुपए मिल सकता है। अगर आप फैमिली और सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपए। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है और आपके मदर फादर भी सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 65,000 रुपए की, यहाँ पर 65,000 रुपए के ऊपर छूट मिल सकती है। जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों को समर्पित कर रहा हूं जो कि आर्मर्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो उनको जो स्पेशली छूट मिलने वाली, मैं आज उसके बारे में ही जिक्र करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1014 की। यहाँ पर कुछ उनके लिए स्पेशल अलाउंसेस वगैरह होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पूरे सेक्शन 1014 के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर बताया गया, अंडर स्पेशल अलाउंसेस एक्ट ऑफ सेक्शन 1014 एग्जम्प्टेड इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज बाय द एम्प्लॉय, यानी कि जो एक स्पेशल पर्पज के लिए एम्प्लॉय ने यूज किया है उसके ऊपर यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। यहाँ सेक्शन 1014(1) के अंदर आपको बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आपको स्पेशल अलाउंसेस या जो आपने ड्यूटी के दौरान अमाउंट स्पेंड किया है उसके ऊपर यहाँ पर जो भी कम होगा उसके ऊपर यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। इसके अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। इसमें डीए, अगर आप कहीं टूर पर जाते हैं यानी कि आप टेम्परेरी ड्यूटी चले जाते हैं तो वहां पर जो आपने डीए मिला है, डीए इन द सेंस मतलब जो आपने टीडी का क्लेम किया है, टेम्परेरी ड्यूटी का क्लेम किया है, उसको भी यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। और अगर आप परमानेंट जॉब पर ट्रांसफर जा रहे हैं तो भी वो आपको यहाँ पर छूट मिलती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेवल अलाउंस की। ट्रेवल अलाउंस अगर आपने स्पेसिफिक पर्पज यानी कि ड्यूटी के लिए यूज किया है तो आपको इसमें छूट मिलेगी। अगला आता है रिसर्च और एकेडमिक। ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वैज्ञानिकों वगैरह के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं बात करता हूं अगले अलाउंस की। यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस, जिसको कि हम टीपीटीएल के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पर टीपीटीएल अलाउंस भी ले सकते हैं। आगे आता है हेल्पर अलाउंस। अपने जेसीओज, ओआर और इंस्पेक्टर रैंक तक को लागू नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगला हम बात करते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। आप 1014(1) के तहत यूनिफॉर्म अलाउंस जो कि आपको हर साल जुलाई में मिलता है, आप उसको भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 1014(2) के तहत। इसके अंदर जो अलाउंसेस आते हैं, जो लोग हमारे आईटीबीपी के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, आर्मी के जवान है, नेवी एयरफोर्स के जवान है, ये लोग जो अपने एल्टीट्यूड वगैरह में तैनात रहते हैं, इनको वहां पर कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, फील्ड एरिया में इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो सारे के सारे अलाउंसेस सेक्शन 1014(2) के तहत टैक्स फ्री हैं। एक स्पेशल अलाउंस के बारे में बता देता हूं जो कि हम यहाँ पर सभी लोग क्लेम करते हैं, उसका नाम है सीए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये हम लोग चाहे कितना भी क्लेम करें, हमारी एक लिमिट्स है, उस लिमिट्स के बाहर हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो छूट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए प्रति बच्चा, यानी कि साल भर का आपका 1200 रुपए हो गया। और 1200 अगर 2 बच्चे का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 2400 रुपए। ये आपके फॉर्म 16 के अंदर पहले ही माइनस करके दिखाया जाता है। जो आर्मड फोर्सेस के लोग हैं उनके फॉर्म 16 के अंदर सीरियल 3 में इसको पहले ही माइनस करके दिखाया जाता है, उसमें पहले इसको डिडक्ट कर दिया जाता है, फिर आपका नेट सैलरी उसमें दी जाती है। आप ये पूरा फील्ड अलाउंस वगैरह यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहां पर कितना अलाउंस लागू होता है। मैंने यहाँ पर पूरे अलाउंसेस का जिक्र कर दिया है। आपको जो अलाउंसेस लागू है आप उस हिसाब से अपने फॉर्म उसको आप अपने आईटीआर में जरूर शो करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अपनी तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप आईटीआर भरें। अपनी सारी डिटेल्स लेकर के साथ में बैठें, पैन कार्ड और उसका पासवर्ड, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर या और ईमेल आईडी, एड्रेस, अगर एड्रेस आपका पैन कार्ड से डिफरेंट है तो। अब हम बात कर लेते हैं इनकम डिटेल्स के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप, दोनों चीज में से कोई भी चीज अवेलेबल हो तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 26AS बहुत जरूरी है। 26AS इसलिए जरूरी है कि जो फॉर्म 16 के अंदर डिटेल्स आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर द्वारा दी गई डिटेल्स आती हैं। जो फॉर्म 26AS होता है ये हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और SBI में अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो इसको आप वहां से लिंकअप करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं एक चीज और बता देता हूँ, 26AS के तहत 26AS में कंप्लीट डिटेल्स आपकी होती है, और जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करें तो 26AS के मुताबिक ही करें। हो सकता है आपके फॉर्म 16 और 26AS के अंदर डिफरेंस हो। 26AS ऐसा फॉर्म है उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे, जहां पर और भी आपके TDS काटे गए होंगे, उन सब चीज की जानकारी वहां पर होगी। अगला आता है आपका, अगर आपने घर को रेंट पे दिया तो उनकी
रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, या खुद आप किराए पर रह रहे हैं उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। और अगर आपने हाउस लोन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके लेंडर के द्वारा आपको दिया जाता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितना आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि वो यहाँ पर भी टैक्स फ्री है। अदर सोर्सेज इनकम, अगर आपकी इनकम कहीं और से आ रही है, फॉर्म 16 में उनका जिक्र नहीं होता है, वो सब आपको बैंक के अंदर अगर उसका पैसा आ रहा है तो वो आपको 26 में दिखाई देगा। अब एक चीज और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग की है, इसलिए उसको समझना जरूरी है, डॉक्यूमेंट टू क्लेम डिडक्शन। अगर आप डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं, पहले जो हम क्लेम कर रहे थे फाइनेंशियल अप्रैल 19 से लेकर के मार्च 20 तक का कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको अलग से अप्रैल 20 से लेकर के जून 20 के बीच में जो आपको ने सेविंग की है, यानी कि कोविड-19 के दौरान जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की छूट दी थी, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जिक्र करना है। अगर आपने किया है, अगर आपने LIC का पेमेंट किया है, कोई फीस आपने पेमेंट की है, मेडिकल क्लेम आपने किए हैं, पॉलिसी सर्टिफिकेट्स जो मेडिकल की आपने ली हैं, वो सारी चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। बैंक पेमेंट चालान भी होना चाहिए अगर आपने किसी पार्टी वगैरह को दान किया है, और बैंक स्टेटमेंट को भी यहाँ पर आप लेकर के साथ बैठे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में आप अपना ITR फाइल करने के लिए तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूं जो आपको ITR भरते टाइम जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम अपना इनकम टैक्स दाखिल करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि भाई हमने अपना इनकम टैक्स जो पिछले साल दाखिल किया था या पिछले फाइनेंशियल ईयर में दाखिल किया था, उसमें हमें कितना अमाउंट रिफंड हुआ है। जैसे कि आप इस फॉर्म के अंदर देख रहे हैं, जो 6/9/2019 सबसे लास्ट में डेट दी गई है, जो कि आपको रिफंड मिला है, वो अमाउंट यहाँ पर शो किया गया। जैसे इसके फॉर्म के अंदर 29,020 रुपए का यहाँ पर रिफंड हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने क्लेम किया था इंडिविजुअल ने, वो क्लेम उन्होंने किया था वो आपको यहाँ पर लास्ट में दिखाई देगा। यहाँ पर जो इंडिविजुअल ने इनकम टैक्स फाइल किया था वो आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, 28,310 रुपए का किया था, लेकिन उसको जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट हुआ है 29,020 रुपए का, यानी कि यहाँ पर उसको भी इंटरेस्ट से इनकम आई है। ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपसे होम लोन की बात की थी, होम लोन का जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आपके पास, जिस लेंडर से आपने लिया है वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर 70,134 रुपए 70 पैसे का इस इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट पे किया है, तो आप वहां पर इसको होम लोन में जाकर के शो करेंगे। आइए अब हम चलते हैं ऑनलाइन ITR भरने के लिए। यहाँ पर अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर ऑनलाइन जाकर के इसको दाखिल करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग। हमें यहाँ पर जाना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन है, अगर रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन हेयर में जाना है। मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए अभी हम करते हैं शुरुआत। लॉगिन किया, आपका पैन कार्ड, पासवर्ड और यहाँ पर आपका कैप्चा। यहाँ पर अभी आप लॉगिन हो जाएंगे। गाइज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट सेव करके रखा है, वो आप लोगों की सुविधा के लिए सेव किया है कि मेरा ये जो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि आपको 26AS फॉर्म की भी जरूरत पड़ती है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। अब माई अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे व्यू 26AS फॉर्म, इसको यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। एग्री कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड। अब आप इसको या तो यहां से देख सकते हैं व्यू में जाकर के, व्यू 26AS। सबसे पहले आता है असेसमेंट ईयर, क्योंकि जो हमारा असेसमेंट ईयर था वो 2021 था, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2021। हमें उसको किस फॉर्म में देखना है, HTML की फॉर्म में देखना है, टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी यहाँ पर आपको HTML में दिखाऊंगा। व्यू डाउनलोड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। थोड़ा हम अभी नीचे जाएंगे तो अभी हमें पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि इनकम टैक्स कटा है इंक्लूडिंग TDS। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि हमारा ये जो है TDS कब तक का डिपॉजिट हुआ है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कब तक का डिपॉजिट हुआ है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इनकम टैक्स टोटल
डिटेक्ट हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 72,443 रुपये फॉर एग्जाम्पल। इतना ही फॉर्म 16 के अंदर शो किया हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं फॉर्म 16 के अंदर, ये आप देख रहे हैं कि फॉर्म 16 के अंदर जो टोटल क्वार्टर चारों क्वार्टर को मिलाकर 72,443 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि जो मेरा 26 AS है और फॉर्म 16 है वो सब यहाँ पर बराबर बराबर मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब जब यहाँ पर हमारा फॉर्म 16 और 26 AS मिल रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने टैक्स को फाइल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस होता है तो आपको 26 AS के मुताबिक ही यहाँ पर हमें अपना इनकम टैक्स दाखिल करना है, क्योंकि यही हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट है। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर लास्ट एंट्री आपने जरूर देखनी है। ये लास्ट एंट्री जो यहाँ पर 29 फरवरी की आई हुई है, वो ये कब से कब तक है, 1 अप्रैल से लेकर के और 1 अप्रैल 19 से लेकर के 29 फरवरी 2020 तक है। यानी कि ये जो है आप ये जो है आपका यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट बुक हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिल हैं। अब ये जानकारी आपने ले ली। अब आ जाइए आप मेन वेबसाइट के ऊपर। अब आप मेन वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर जा करके अब यहाँ पर हम इनकम टैक्स को फाइल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वाले रिटर्न्स हैं वो आपको जानना जरूरी कि मैंने कितना फाइल किया था और मुझे कितना रिफंड मिला। वो सब जानकारी आप यहाँ से जा करके ले सकते हैं। कौन से इनकम टैक्स रिटर्न को आप यहाँ पर चेक करें, कौन से वाला था आपका, यहाँ पर आप जाएंगे। जिस भी असेसमेंट ईयर का है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि मुझे 19-20 असेसमेंट ईयर का लेना था तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। चलिए अभी हम अपने मेन वेबसाइट पर चलते हैं। अब हम करेंगे इनकम टैक्स को कैसे फाइल करना है। फाइलिंग इनकम टैक्स पे हम गए, क्लिक कर दिया। गाइस यहाँ पर एक चीज आ रहा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट को बना करके सेव किया हुआ है। अगर मुझे ड्राफ्ट सेव खोलना है तो वो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो आपको इस वाले ऑप्शंस पे जाना है। ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। तो मैंने ड्राफ्ट इस समय बचाने की वजह से सेव किया है। तो आइए चलते हैं, ड्राफ्ट को ओपन करते हैं। क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया, एग्री कर लिया मैंने इसको। अब हम करेंगे कंटिन्यू। ये यहाँ पर आपके सामने बेसिक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे इंस्ट्रक्शन में। ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने हैं उनको हमने एक बार जरूर है कि पढ़ लें। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, ITR 1 सहज। ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और सैलरीड पर्सन है। अगर उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट है या इनकम है, एग्रीकल्चर की इनकम जो है 5,000 तक की, ये उन लोगों के लिए लागू होता है। इसके अलावा ITR 2 जो है वो अलग है फॉर्म, लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए यही वाला फॉर्म लागू है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ ली है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे पार्ट ए में, जहाँ पर हमने अपनी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन को डाल देना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से ये जनरल इन्फॉर्मेशन डाल के रखी हुई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी रेड से एस्ट्रिक मार्क के साथ है, ये कंपलसरी होते हैं, इनको कंप्लीट आपने करना होता है। यहाँ पर जैसे मैं जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं भर रहा हूँ तो वहां पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज करना है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट, कोई PSU में सर्विस कर रहा है या पेंशनर है या कोई अदर्स प्राइवेट वाला है तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर एक और चीज है, नॉट एप्लीकेबल, फैमिली पेंशन वगैरह जिसको मिलता है उनके लिए ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, 139(1) के तहत मैं इसको फाइल कर रहा हूँ, जो कि हम बिफोर डेट से पहले कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी ये नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसमें 139(1) के तहत पूछा गया है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आपने करंट ईयर के अंदर अकाउंट में जमा किया है या 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने खर्चा किया है या आपका जो सालाना बिजली का बिल है वो 1 लाख रुपए से आ रहा है तो उसकी जानकारी भी आपने यहाँ देनी है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यस, ये तीनों के तीनों
एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर सैलरीड पर्सन का इतना होता नहीं है तो इसको करेंगे नो। बीच बीच में इसको सेव भी करते रहना है। सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब आ गए आप। अब ये जो ग्रोस सैलरी है फॉर्म 16 के अंदर जो आपकी दी है वो ग्रोस सैलरी हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो ग्रोस सैलरी आप देख रहे हैं नंबर 1 सीरियल पर, ये ग्रोस सैलरी हमने वहां पर एंट्री करनी है। डिडक्शन ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाता है, इसलिए वो हमें यहाँ पर अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और ये जो 1200 रुपए दिखा रहा है नंबर 3 पे, ये जो मैं आपसे बात की थी सीए की, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, पर बच्चे के हिसाब से 100 रुपए पर मंथ मिलता है, यानी कि 12 महीने का 1200 रुपए हो जाता है। किसी के 2 है तो यहाँ पर 2400 रुपए उसने माइनस किया होगा। यहाँ पर एक बच्चे का केस है तो यहाँ पर 1200 रुपए शो हो रहा है। ये जानकारी हमने यहाँ से ले ली। अब 17(1) के तहत ये पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दी है, तो वो यहाँ पर हमने डाल दी है। 17(2) के अंदर जो रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक स्लाइड पे आप देख चुके हैं। तो अब हमने क्या क्या क्लेम किए हैं उस पीरियड का क्लेम यहाँ पर आपको डालना है। जैसे इसी इंडिविजुअल ने 10(5) के तहत एलटीसी लिया था, तो उस इंडिविजुअल ने जो एलटीसी का क्लेम किया था उसका पैसा यहाँ पर उसने डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हर किसी के लिए अलग अलग तरह से लागू है। पूरा कंप्लीट को आप पढ़ लीजिए, जो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे ये इसमें एलटीसी का केस था तो इसको मैंने एलटीसी कर दिया। बाद 10(14)(1) के तहत क्या क्या अलाउंसेज आते हैं, 10(14)(1) के तहत जो अलाउंसेज आएंगे वो आपके टीपीटीएल आएगा। उसके अलावा आपका इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस आएगा, एचआरए। हाँ, इसमें मैं आपको 10(14)(1) में मैं एक चीज और बता दूं कि आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। अगर आपने रेंट पे किया है और उसके अगेंस्ट में एचआरए को क्लेम किया है तभी आप यहाँ पर उस पर डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज वो आपको लागू नहीं होगा। कि अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो वहां पर आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता है। यहाँ पर 10(14)(a) की जो भी जानकारी है वो ऑलरेडी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास और कोई जानकारी हो, जैसे आप टीडी गए हो या आपने कोई टूर के ऊपर खर्चा किया है या आपने परमानेंट मूव हुए होकर के गए हैं, वहां पर आपने लगेज क्लेम वगैरह किया, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद में ये दोनों चीजों का कंप्यूटेशन होने के बाद, टोटल होने के बाद में आपकी नेट सैलरी निकल करके आ जाती है कि आपकी यहाँ पर आपकी नेट सैलरी निकल करके आ जाती है कि नेट सैलरी कितनी है। और जो मैंने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की थी वो यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है। तो जो आपकी चार्जेबल इनकम निकल करके आती है वो ये वाली इनकम निकल करके आ जाती है। अब बात आती है हाउस प्रॉपर्टी की, जहां की मैंने आपको बताया था कि इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और उसके ऊपर आपने लोन उठाया है तो वो लोन के ऊपर कितना आपने इंटरेस्ट चुकाया है वो आपने यहाँ पर भरना है। जैसे कि मैं इस केस की बात करूं तो इस केस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। इस केस के अंदर 70,134 रुपए का जो है इंटरेस्ट पे किया है, तो वो 70,134 रुपया हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। आप एंट्री कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो इसलिए यहाँ पर जो लोन लिया गया है इसलिए 70,134 रुपए जो इंटरेस्ट पे किया वही ऐड हुआ है। अगर मान लो इसको मैंने किराए पर दिया होता तो लेट आउट में मैं जाता, फिर उसमें देखो कौन कौन से ये एक्टिवेट होते हैं। ये वाले जो पॉपअप्स हैं पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर में उसको किराए पे देने की सोच रहा हूं तो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का तो ये यहाँ पर इतना ही रहने देंगे। अब आता है B3 कॉलम में आ जाते हैं हम। B3 कॉलम में पूछ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से क्या इनकम हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स को जो आपने रिटर्न फाइल की है वो माइनस इनकम टैक्स से आपको रिफंड आया वो पैसा। जैसे मैंने आपको बताया था
जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल ने फाइल किया था 28,310 रुपए का, लेकिन उसको जो रिफंड हुआ था 29,020 रुपए का रिफंड हुआ था, उसको मैंने माइनस कर दिया है। वो माइनस करके जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट आता है 710 रुपए, तो वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपके पास और कहीं से इनकम हुई है तो सारी इनकम्स की डिटेल आपने यहाँ पर शो करनी होती है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम कैलकुलेटेड है, ये ऑनलाइन कैलकुलेट होता रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी अभी आपने यहाँ पर आगे डालनी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी के अंदर 80C के अंदर जो आपने पैसा बचाया है, जो बचत की है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली 1.5 लाख रुपए कैलकुलेट कर रहा था, वो 1.5 लाख रुपए ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी 80C के तहत। यानी कि आप 1.5 लाख से ज्यादा की बचत नहीं कर सकते हैं। अगर करते तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। बाकी ये जो डिटेल्स हैं आप अपने मुताबिक पढ़ सकते हैं, यहाँ से उसको देख करके भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 80D की। 80D के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। 80D के लिए आपको अलग से एंट्री करना होगा। आप ऊपर जाएंगे, 80D का सेक्शन खोलेंगे। यहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबरों की जानकारी, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं उसकी जानकारी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से बता चुका हूँ कि कितना कितना वहां पर आपको छूट मिलेगी, कितना रिबेट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं 80D के पार्ट 1 की, तो यहाँ पर अगर आप वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ करके सीनियर सिटीजन है तो वो यहाँ पर आप यस करेंगे, तो यहाँ पर उसकी आप पूरी जानकारी डाल सकते हैं। मेरे पास कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर इसलिए ये लागू होता ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर पार्ट 2 में आप देखिए वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, यानी कि आपके माता पिता अगर सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर आप जो है 50,000 रुपए तक का रिफंड, इसमें 50,000 रुपए तक का आप यहाँ पर एक्सक्यूज ले सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, कम्यूटेशन में देख लीजिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ये यहाँ पर शो हो गया है। जो आपको एप्लीकेबल है वही आप यहाँ पर डालिए, अदरवाइज यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज मत डालिए, नहीं तो आपको रिफंड लेने में बड़ी दिक्कत होगी। ये पूरे कंप्लीट मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड में बता चुका हूं जो जो आपको एप्लीकेबल्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल आती है इनकम टैक्स वाली सैलरी वो आ रही 5,07,380 रुपए निकल करके, वो आपने यहाँ पर सिस्टम ने कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर दिया है। मान लो अगर कोई इनकम आपको 5,000 से ज्यादा की आई है यहाँ पर एग्रीकल्चर से, तो आपको यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर इस तरह यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर के 14,535 रुपया बैठ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सिस्टम का कैलकुलेटेड है। अब यहाँ पर हमें अपनी पूरी टैक्स डिटेल्स डालनी होती है। इस टैक्स डिटेल के अंदर जो टीडीएस की डिटेल्स आई है, टीडीएस किसने काटा है उस एम्प्लॉयर का यहाँ पर पूरा डिटेल्स है। ये देखो जो यहाँ पर ये टोटल सैलरी मिल रही है ये आपके टोटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए, तभी आपको आसानी रहेगी। अगर कहीं कम होने से चलेगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि ज्यादा आ गई तो फिर आपको यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर आपको नोटिस आ जाएगा। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखिए। और जो आपका टैक्स कैलकुलेट होकर के आया है, जो आपने पे किया है, आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर टैली हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही TDS 2 के अंदर अगर आपको कोई अदर देन सैलरी इनकम होती है, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी होती है। ये देखिए, अब आते हैं हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर जो हमने टैक्स पे किया है टोटल और जो हमें रिफंड होने वाला है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर 72,000 रुपया इस इंडिविजुअल ने 72,443 रुपया पे किया था, लेकिन इसको जो टैक्स रिफंड बन करके आ रहा है वो आ रहा है 57,910 रुपए। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने यहाँ पर एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पर रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको चालान की बात की थी तो वो आपको यहाँ पर शो करना होता है। उसके यहाँ डिटेल्स आप डाल दीजिए, कितना आपने पेमेंट किया था चालान में वो आप यहाँ पर भर देंगे, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड जो आपने खुद करके एडवांस पे किया था वो यहाँ आ जाएगा। बाकी ये हमारे केस में ऐसा लागू होता नहीं है, क्योंकि सैलरीड पर्सन कभी भी एडवांस टैक्स पे करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी उतनी होती ही नहीं है। अब अगला आता है पार्ट ई। पार्ट ई में जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप ये सैलरी
ये रिफंड लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर चेक कर दीजिए। अब लास्ट में आकर के आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन देंगे कि ये जो इंडिविजुअल है सोनोप जो है खुद ही उसने इंडिविजुअल को खुद ही इस ITR को इंडिविजुअल ने खुद भराया है किसी और से भराया है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर डालनी है। अगर खुद भराया तो सेल्फ जाएंगे, अगर CA के थ्रू भराया है किसी रिप्रेजेंटेटिव भराया तो रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर डालेंगे और जगह का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछता है ये कि भाई आप इसमें से किस चीज के तहत आप भरना चाहते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई, अगर आप ई-वेरीफाई करना चाहते हैं इसके अंदर ई-वेरिफिकेशन करने से आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसमें बड़ी जल्दी आपका टैक्स रिफंड हो जाता है, आपको ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता है। ये तो आप इसको आधार कार्ड के OTP के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, ये प्री वैलिडेटेड आपका जो डीमैट अकाउंट है या डिजिटल DSC रजिस्टर्ड है या DSC टोकन आपके पास है, तो आप वहां से जाकर के इसको ई-वेरीफाई कर सकते हैं। अगला एक ऑप्शन आता है आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 120 दिन के अंदर आपने इसको ई-वेरीफाई करना होता है। ई फाइलिंग करने के बाद 4 महीने तक आपके पास टाइम होता है। अगर आपके पास इस तरह कोई सुविधा नहीं है तो आप इसको अगर ई-वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप हार्ड कॉपी को डायरेक्ट इस एड्रेस के ऊपर भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक बार ई-वेरीफाई कर देता हूं और सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहना है। अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पर पोस्ट बोल रहा है कि प्लीज वेरीफाई ऑल द डिटेल्स। यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है वो ओके बोल दिया आपने, तो इसका मतलब है कि प्रीव्यू और सबमिट होने जा रहा है। यहाँ पर अब ये फाइनल हो चुका है, लेकिन ये जिस इंडिविजुअल का है उसमें थोड़ा सा मुझे अभी इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट उसका इंडिविजुअल का नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी इसको पूर्ण रूप से सबमिट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मिलेगा तो मैं इसको सबमिट करूंगा, इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही इसको मैं ई-वेरीफाई करता हूं तो आपका OTP आ जाता है और ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। गाइज बाकी जो डिटेल्स हैं, किसी के पास अगर D1 के तहत डिटेल्स है तो वो अपना यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल डालेगा। गाइज एक चीज छूट गई थी, वो थी शेड्यूल D1, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बात की थी कि आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो आपने पेमेंट जो आपने बचत की है 80C के तहत 80D के तहत, वो कंप्लीट डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी है, कंप्लीट डिटेल्स। लेकिन जो कोविड महामारी के दौरान जो 1/4/2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक का समय आपको मिला था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी है। उन दोनों के ऊपर यहाँ पर आपको छूट एप्लीकेबल है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। 80D का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम चलते हैं शेड्यूल 80G। 80G के अंदर वो चीज आती है, अगर हमने किसी भी पार्टी को चंदा दिया है या हमने किसी संस्था को दान दिया है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर भरेंगे। अगर किसी को एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर भर सकता है। अब आता है यहाँ पर शेड्यूल 80GGA। अगर आपने यहाँ पर किसी को डोनेशन दिया है तो वो सब रिसिप्ट के साथ आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें भी आपको इनकम टैक्स पर रिबेट मिलता है। तो गाइज अभी हम इसको कर देते हैं सेव ड्राफ्ट और मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट आना बाकी है, इसलिए अभी मैंने इसको फाइनल नहीं किया है। आप फाइनल करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, OTP से आप इसको फिर सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी एग्जिट हो रहा हूँ। तो गाइज ये जो जानकारी मैंने आज आपको दी है, अगर आप इस तरह से अपने इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग करते हैं तो 100% है कि आपका इनकम टैक्स मैक्सिमम और 100% है कि आपका जो इनकम टैक्स जो आपको लागू है, जो आपको एक्चुअल में रिफंड होने वाला है, वही चीजें आप इसके अंदर डालें। अनावश्यक चीजें ना डालें, क्योंकि अनावश्यक चीजें डालने से आपका रिफंड रुक भी सकता है। तो गाइस वीडियो थोड़ा जरूर लंबा हो गया है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आप लोग देखेंगे समझेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ITR कैसे फिलअप करना है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। यह वीडियो ओनली आर्मी के जवानों को तो समर्पित था, साथ ही साथ दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी लोग भी इसमें से देख करके सीख करके भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस है तो फील्ड अलाउंसेस का ही डिफरेंस होगा। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए परमिशन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।